अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल चाल सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। सर आप हमें ये बता दीजिए ये CYQ PYQ कब खत्म होने वाले हैं? तो मेरी जान, मैं आज ये PYQ CYQ खत्म कर दूंगा, डोंट वरी। मैं भी चाहता हूं कि ये जल्दी जल्दी खत्म हो और मैं न्यूमेरिकल की वीडियो आप सबके लिए लाऊं। सर शुरू कर दे? हाँ कर दे सर, बड़े खूबसूरत लग रहे हो। हाँ मैं बड़ा खूबसूरत हूँ। आज मुझे बच्चे ने एक ने गिफ्ट भी किया था, ये देखो चश्मा। हाय हाय हाय, बोलता मास्टर बड़ा तगड़ा लग रहा है तू। हाय 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 हाय, बल्ले 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 बल्ले, अंधेरा ही है। अंधेरा है, उतार दे मास्टर। ठीक, उतार दिया। सर चैप्टर करवा दो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सवाल नंबर पहला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन या डिफाइन स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो? क्या बोल रहा है? डिफाइन स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो। व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो? स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है भाई साहब ऐसा फ्लो, द फ्लो इन विच ईच पार्टिकल हैव द सेम वेलोसिटी। मतलब जब पानी चल रहा हो तो पानी के हर एक कतरे की वेलोसिटी सेम हो। इसकी भी दो, इसकी भी दो, इसकी भी दो, इस वाले आगे वाले की भी 2 मीटर पर सेकंड, उससे अगले वाले भी की भी 2 मीटर पर सेकंड, उसके आगे वाले की भी कितनी, 2 मीटर पर सेकंड। तो हर एक कतरे की रफ्तार सेम होने वाली है। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? द फ्लो इन विच ईच पार्टिकल हैव डिफरेंट वेलोसिटी। वो फ्लो जिसमें जो पानी का हर एक पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी अलग हो। जैसे ऊपर वाले की 10, फिर 5 होगी, फिर 2 होगी, तो ऐसे फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम? ठीक है, इन डिफरेंट स्टेट बर्नौलीज थ्योरम इन डिफरेंट फॉर्म, एक्सप्लेन इट विद वन एग्जांपल। देख मेरी बात सुनना, जो बर्नौलीज थ्योरम है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है किस पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये किस पे डिपेंड करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करती है। मतलब यहां पे एनर्जी कांस्टेंट रहने वाली है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही चीज कहती थी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब पानी अगर आपने यहां से डाला और यहां से निकला तो यहां की एनर्जी इनिशियल पॉइंट की और यहां की एनर्जी फाइनल पॉइंट की हमेशा क्या रहने वाली है? बराबर ही रहने वाली है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, बर्नौलीज थ्योरम कहता क्या है? द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन द कांस्टेंट। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि इधर की प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू ऊपर उधर की P2 डिवाइडेड बाय V प्लस के काइनेटिक एनर्जी 2 डिवाइडेड बाय V प्लस पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मतलब जितनी एनर्जी इधर की होगी उतनी एनर्जी इधर की होगी। ठीक है, तो मतलब एनर्जी, पानी की एनर्जी यहां से वहां जाने पे ना कम होगी ना कम होगी ना ज्यादा होगी। मतलब जितनी इधर की एनर्जी है उतनी उधर की एनर्जी है। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसकी डेरिवेशन करनी है। मतलब हमें एट द एंड क्या निकालना है? ये वाली इक्वेशन निकालनी है। ठीक है मेरी जान, इसको अच्छे से समझना। देख, इसको निकालने के लिए सबसे पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां की और इनिशियल यहां की, मतलब हाफ एम V2 का स्क्वायर, हाफ एम V2 का स्क्वायर। जो पानी वहां से निकल रहा होगा ना उधर, मतलब इधर से जो पानी की वेलोसिटी होगी, ये पानी यहां से बाहर निकल रहा होगा, इधर वेलोसिटी क्या? V2। तो वहां की हाफ एम V2 का स्क्वायर माइनस इधर से पानी अंदर जा रहा था होगा, तो ये कितना होगा? हाफ एम V1 का स्क्वायर। अब तुझे सबको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है और मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। ठीक है, जहां जहां मास होगा वहां वहां वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हाफ इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू V2 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू V1 का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और हाफ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू हाफ, ये क्या कांस्टेंट? ये आ गया बाहर, अंदर क्या बचा? V1 V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो है मेरी जान।
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्यों बदल रही है, ये क्यों आप निकाल रहे हो आपको थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, इधर देख ये वॉल्यूम है, आपको पता है कि वॉल्यूम जो भी होता है वो एरिया इनटू हाइट होता है, ठीक है, वॉल्यूम यही होता है ना। देख जब कभी भी आप सिलेंडर का एरिया निकालते, वॉल्यूम निकालते तो उसका एरिया को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करते हो। तो इधर से कोई पानी बाहर निकल रहा है या इधर से कोई पानी अंदर जा रहा है तो वो कितना जाएगा, एक तो एरिया होगा इधर का एरिया मान के चलो A1, और ये कोई हाइट अंदर जा रहा है, हाइट कितनी जा रहा है D1 अंदर जा रहा है। तो जो भी वॉल्यूम होगा उसको कैसे लिखा जाएगा, A1 इंटू D1। अब D1 एक डिस्टेंस है, तो अगर तू अच्छे से समझे तो D1 को कैसे लिख सकता है, मतलब ये तूने ऐसे लिखा, आराम से समझना। देख चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ वैसे ही, डेंसिटी वैसे ही, वॉल्यूम को तूने ये लिखा, ठीक है, और ये वाली चीज आपने वैसे रखी। अब ये जो डिस्टेंस है D1 है, जैसे ये D1 है, डिस्टेंस कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इधर V1 इंटू टी इज इक्वल टू D1, ठीक है। कभी मैंने अगर बेसिक से पढ़ाया आपको, यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल की वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको मैं पूरा फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तो वहां पे मैं इन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। अभी हमारे पास टाइम कम है, तो आप दिमाग में रखो कि भाई साहब तूने वॉल्यूम को रिप्लेस किया A1 D1 के साथ, और D1 को आप रिप्लेस करोगे V1 T के साथ, V1 T के साथ। तो क्या आएगा, हाफ इंटू रो A1 V1 T और V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल गई, मतलब यहां से यहां पे जाने पे कितनी काइनेटिक एनर्जी बदली है। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। देख फाइनली किस हाइट पे से पानी बाहर निकल रहा है, H2 हाइट से पानी बाहर निकल रहा है, तो mgH2, और इनिशियली कहां से निकल रहा है, इनिशियल तो ये हाइट है H1, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgH1। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, आपको भी पता है पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला mgh होता है। यहां पे फाइनली H2 हाइट है, इनिशियली H1 हाइट थी, इसलिए फाइनल में आपने H2 लिखा और इनिशियल में आपने H1 लिखा, ठीक है। अब मेरी जान अच्छे से समझना, देख चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, तो ये m, देख ये था ना mgh2 माइनस mgh1। अब मास की जगह क्या लिखोगे, देख मेरी बात अच्छे से समझना, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू रो इंटू वी, वॉल्यूम है v, ये जो है वॉल्यूम है, तो मास की जगह रो इंटू वॉल्यूम gh2, मास की जगह रो इंटू वी g इंटू h2। ये इक्वेशन कहां से लगाई, ये मैंने पीछे से उठाई है, आप एक बार पीछे वीडियो देखना, वहां पे भी चेंज इन वॉल्यूम आपने यही निकाला है। अब कॉमन क्या है, रो वी जी आ गया बाहर, अंदर क्या बचा H2 माइनस H1। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अब मैंने तुझे सिखाया है, क्या सिखाया कि भाई साहब रो को वैसे ही रखना है, जी को वैसे ही रखना है, बट जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को कैसे लिखोगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक है। इस वॉल्यूम की जगह आपने एरिया इंटू डिस्टेंस लिखा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू डिस्टेंस, रो वैसे ही, जी वैसे ही, H2 माइनस H1। अब तेरी दिक्कत ये है कि इस डिस्टेंस को रिप्लेस करना है। देख चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू A1 वैसे ही रखा, जो डिस्टेंस था वो क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम, मैंने पहले भी बताया इसको, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, रो वैसे ही, जी वैसे ही, H2 माइनस H1। ये मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो भी काम होता है ना, जो भी काम होता है, काम वर्क डन जो होता है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। पहले हम काम निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर इसी काम, मतलब देख मेरी बात सुनना, जब भी बर्नौलीज थ्योरम निकालते हो तब आप याद रखना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, और फिर काम निकालना है। फिर काम निकाल के पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना। देख काम कैसे निकालेंगे, नेट काम क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू F1 इंटू D1। देख फोर्स इधर, डिस्टेंस भी इधर, तो जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही फोर्स है, तो वर्क डन कैसे आ गया, पॉजिटिव। एक वर्क डन इस साइड का भी है, देख इधर से फोर्स, ये एटमॉस्फेरिक फोर्स, प्रेशर इधर फोर्स लगा रही है, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, तो ये पॉजिटिव में हो रहा है, बट फोर्स किस में है, नेगेटिव में, तो एक काम क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। नेट काम निकालना है, नीचे वाला काम और ऊपर वाला काम, नीचे वाला काम पॉजिटिव है और ऊपर वाला काम क्या है, नेगेटिव है। अब देख वर्क डन वैसे ही, वो फोर्स को कैसे लिख सकती हो, देख देख
आप प्रेशर को लिख क्या सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया A1। तो F1 को कैसे लिख सकते हो, दैट इज प्रेशर इंटू एरिया 1। F1 को प्रेशर इंटू एरिया 1, डिस्टेंस वैसे ही। F2 को प्रेशर इंटू एरिया 2 इंटू D2। अब मेरी बात ध्यान से समझना, D1 को कैसे लिखोगे, V1 इंटू टी, पहले दिखा चुका हूं। D2 को कैसे लिखोगे, वेलोसिटी इंटू D2। ये बात अच्छे से क्लियर हुई है मुझे, ठीक है। तो मेरे पास वर्क डन क्या निकला, P1 A1 इंटू V1 T माइनस P2 A2 V2 इंटू T। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई साहब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं ये बोल रहा हूं कि A1 V1 और A2 V2 दोनों बराबर ही होते हैं। ये कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। ये याद रखना, ये वाली एक इक्वेशन है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो जहां पे आपका A2 V2 था वहां पे आपने A1 V1 लिख लिया, T वैसे ही है, P2 वैसे ही है, माइनस वैसे ही है, P1 ऐसे ही है, A1 वैसे ही है, V1 वैसे ही है, T वैसे ही है, और ये मेरे पास क्या निकला, वर्क निकला, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना कि जो वर्क है वो क्या है, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने काम निकाल रखा है, देख काम निकाला है नहीं, देख ये काम है, काम इज इक्वल टू P1 A1 V1 T माइनस P2 A1 V1 इंटू टी। अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन अगर आप ध्यान से देखो, इसमें इस इक्वेशन में कॉमन क्या है, A1 V1 T और A1 V1 T कॉमन है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो वर्क इज इक्वल टू A1 V1 T कॉमन आ गया, तो P2 माइनस P1 अंदर रहेगा। ये वर्क की इक्वेशन है, इस वर्क की इक्वेशन को आपने इक्वेट करना है किसके साथ, ये वर्क की इक्वेशन है, इसको इक्वेट करना है, आप कहना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क की इक्वेशन है वो ये है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की ये इक्वेशन बनी थी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की ये इक्वेशन बनी थी। आप पीछे जाके देख सकते हो, यहां से A1 V1 T कैंसल, A1 V1 T कैंसल, A1 VT कैंसल। अब देखना ध्यान से, ये क्या बचा, P1 माइनस P2 बचा, ये क्या बचा, ये बचा हाफ रो V2 माइनस V1, ये क्या बचा, रो GH2 माइनस H1। P1 माइनस P2 ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये वाली चीज इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, ये वाली चीज इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। देखना तुझे एरो से समझ आ जाएगा, देख हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर, इसको इधर करेंगे रो GH2, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो रो GH1। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, जो नेगेटिव ये वाला नेगेटिव है इज इक्वल टू के इस साइड पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव है इज इक्वल टू के इस साइड पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव है इज इक्वल टू के उस साइड पॉजिटिव। P1 वैसे ही ये वहां से आया हाफ रो V1 का स्क्वायर, ये आया हाफ रो GH1, ठीक है। ये वाला P2 इधर चला गया पॉजिटिव, और ये हाफ रो V2 का स्क्वायर, ये हाफ GH2। अब मेरी बात ध्यान से देखो इनिशियल प्रेशर एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी, है ना, प्रेशर एनर्जी फाइनली हाफ ना काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट फाइनली इक्वल होंगे। अगर आप कुछ ही बच्चे को कुछ डाउट भी हो सकता है, जैसे मैं बोल रहा हूं प्रेशर एनर्जी प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इनिशियली प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2, ठीक है। ये बात तो सही हुई। सर यहां पे हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं मिल रहा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही है, बट ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम GH1। अब तुझे समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा था, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इधर भी क्या है, P2 प्लस हाफ M अपॉन V2 का स्क्वायर प्लस M अपॉन GH2 का स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे प्रेशर एनर्जी, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये याद रखना, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, इज इक्वल टू P2 प्लस काइनेटिक एनर्जी
सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अगर ये 20 हुआ, ये 40 हुआ, ये 40 हुआ तो इधर 100 हुआ। तो अगर ये 40 हुआ, ये 20 हुआ तो इधर 40 होना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड भी टोटल कितना होने वाला है, 100 होने वाला है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, प्रेशर एनर्जी 20 है, अगर काइनेटिक एनर्जी 40 है। अगर काइनेटिक एनर्जी कम कम हुई, 40 से 20 हुई, और पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही रही, तो प्रेशर एनर्जी को बढ़ना पड़ सकता है। दिस इज नोन एज बर्नौलीज थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम में बहुत सारे हैं, जैसे एटमाइजर है या मैग्नेस इफेक्ट है। एटमाइजर क्या होता है कि ये एक कंटेनर होता है नीचे और ये पिचकारी होती है, ये कंटेनर है। जब आप पिचकारी मारते हो, ऐसे ऐसे मारते हो तो वेलोसिटी बढ़ती है इधर। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी भी इधर की केस में क्या करती है, बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो एक एनर्जी बढ़ी तो दूसरी को कम होना, प्रेशर एनर्जी कम हो जाती है। तो नीचे प्रेशर एनर्जी ज्यादा होती है तो ये लिक्विड निकल के जाता है ऊपर और यहां से फुस करके बाहर निकलता है। ठीक, उसके बाद है मैग्नेस इफेक्ट। मैग्नेस इफेक्ट क्या होता है, बाल को जब आप स्विंग करके डालते हो तो एक साइड से वेलोसिटी बढ़ जाती है, बाल एक साइड से ज्यादा घूमता है, वेलोसिटी बढ़ती है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम। इस साइड प्रेशर क्या होता है, ज्यादा, तो बॉल क्या कर जाता है, स्विंग कर जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है डिफाइन कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या होता है, और फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ द लिक्विड ड्यू टू इट्स राइज इन द कैपिलरिटी। देख, बिल्कुल आसान है। जब कभी भी छोटी सी ट्यूब किसी भी लिक्विड कंटेनर में डाली जाती है तो ये वाली फ्लूइड ऐसे चढ़ती है, ये हाइट, इसी को बोलते हैं कैपिलरिटी। कि ये जो लिक्विड है ये पूरा इस फ्लूइड में चढ़ जाता है, इसको बोलते हैं कैपिलरिटी। द असेंट ऑफ द वाटर इन द स्मॉल ट्यूब इज नोन एज द कैपिलरिटी। अब इसमें दिमाग लगाने, इसकी हाइट निकालनी है कि ये कितनी हाइट ऊपर चला गया। आप ध्यान में रखना कि यहाँ पे दो टेंशन फोर्सेस इसको ऊपर ला रहे हैं, और ये थीटा, मतलब 2 टेंशन कॉस थीटा, और इसको नीचे खींचने वाली एक फोर्स है जिसको आप याद रखोगे रो जी एच आर। तो मुझे निकालना है हाइट, हाइट को मैंने इसी साइड रखा, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी एच आर। अब इसके बेसिक की तरफ जाओगे तो अभी याद कुछ रहने वाला नहीं है, बस इतना याद रखो कि हाइट इज इक्वल टू 2 तामीना कसिनो थीटा डिवाइडेड बाय रोई गर रबीना। ठीक है, वैसे 2 नंबर है, टी सरफेस टेंशन है, cos थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, रो डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, आर क्या है, ये एक रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये रेडियस है ना, ये वाला रेडियस। ठीक है, उसके बाद डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी एंड ड्राइव इट्स रिलेशनशिप। इसमें भी कुछ चीजें याद करने वाली है। देख, किसी भी स्फेरिकल बॉडी को जब यहां से छोड़ते हो तो ये एट लास्ट कुछ जाके कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट अटेन कर लेती है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेती है, उसी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। द फाइनल कांस्टेंट वेलोसिटी विद विच द स्फेरिकल बॉडी मूव्स इन लिक्विड। बस इस चीज का ध्यान रखना कि जब लिक्विड में ये स्फेरिकल बॉडी मूव कर रही होती है, 2 फोर्सेस ऊपर लगते हैं, एक है बायोंड फोर्स, दूसरा है विस्कस फोर्स, और नीचे इसका वेट लगता है। तो दोनों को आपने बराबर करना है, वेट इक्वल टू बायोंड फोर्स विस्कस फोर्स। वेट क्या, mg, और बायोंड फोर्स क्या, रो vg, और विस्कस फोर्स क्या, 6 पाई नीटा rv। आपको पता है मास को कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू वॉल्यूम। देख रहे हैं, सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई किया, सिग्मा इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। ठीक है, फिर ये बायोंड फोर्स का फॉर्मूला है, ये 6 पाई नीटा आरवी। जब आप इस पूरे को सॉल्व करते हो आपको ये वी टर्मिनल निकालना होता है। ये स्ट्रोक क्लास से आपको विस्कस फोर्स का फॉर्मूला मिला होगा, ये भी रटना है, 6 पाई नीटा आरवी। ये वाली जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये निकालनी है, ये कितना है, 2r² सिग्मा माइनस रो जी डिवाइडेड बाई 9 नीटा। ठीक है, इसको मैंने बेसिक से अच्छे से 1 शॉट में पढ़ा रखा है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, बस मैं जो इंपॉर्टेंट है कैसे करना है वो दिखा रहा हूं यहां पे। ठीक है, बोलता है डिफाइन ड्राइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। देख, सरफेस टेंशन क्या होता है, द सरफेस इज द फोर्स, द सरफेस टेंशन एक्चुअली में सरफेस टेंशन क्या इज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सरफेस। देखो मेरी बात सुनना, ये लिक्विड सरफेस है, ये लिक्विड बड़ा हुआ है, इसका अंदर वाला लिक्विड इसको रबड़ की तरह नीचे की तरफ खींच के रखता है, जिसकी वजह से ये पूरा सरफेस क्या आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। कि भाई साहब जैसे ही छोड़ेगा ऊपर जाएगा, तो ये टेंशन में, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। और जो सरफेस टेंशन होता है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, सरफेस एनर्जी क्या हो जाती है कि भाई साहब जैसे ही आप इसको खींचोगे, ये जबरदस्ती है, तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। सरफेस एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द सरफेस। इस सरफेस में कुछ
पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी है, उसी को क्या बोलते हैं, दैट इज सरफेस एनर्जी। और सरफेस एनर्जी क्या होगी, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। जब आप सरफेस टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आती है, सरफेस एनर्जी होती है। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्लूइड वाला पोर्शन आपके सामने खत्म किया है। मैं कोशिश करूंगा कि आज रात में सारे ये पीवाईक्यू डाल दूं। कल मैंने आपको न्यूमेरिकल की वीडियो देनी है और परसों एक थोड़ी सी छोटी मोटिवेशनल वीडियो देनी है, और फिर आप फिजिक्स के लिए पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। और एक चीज याद रखना, मैंने बड़ी मेहनत से एक एडिटेड वीडियो बनाई थी क्लास 10th के, वो जो कैरियर काउंसलिंग होती है, तो प्लीज अपने छोटे बहन भाइयों के साथ वो वीडियो शेयर कर देना। बाकी डन।